नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज से हम सभी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिलिंद की पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है, तो मैंने अपने नाम से ही एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो इतिहास हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सब के किसी न किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनसे आपको क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आप उसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट में हो, या मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको करा दूं। तो जैसा देखेंगे वीडियो की लेंथ को वैसे ही हम कवर करेंगे। हो सकता है 2 वीडियो इस टॉपिक पर बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास की। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके एग्जाम्स में इतिहास पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक की। और आज के टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या रीजन थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो पहले हम जानेंगे 1857 की क्रांति के होने के पूर्व के कारणों को, यानी कि पहले के रीजन्स को जो कई सालों से बन रहे थे। यानी कि कोई भी क्रांति तुरंत नहीं हो जाती और उसकी समस्याएं पहले से ही उत्पन्न होने लगती हैं और तब वह क्रांति के रूप में जन्म लेती है। यानी कि अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित था। जो ईआईसी थी उसने सारी यूरोपियन कंपनी, चाहे पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो और डच हो, डेनिश हो, इन सभी कंपनी को क्या कर दिया था, हरा कर वापस भेज दिया था। कहीं ना कहीं पूरे भारत पर ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी उसका प्रभुत्व स्थापित था। अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन वह भारत की स्थिति का फायदा उठाकर, या आप देखेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके। और इसी स्थिति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत पर व्यापार के साथ साथ अपना शासन भी स्थापित किया और वो यहाँ पर शासन करने लगे। और इसी कारण भारतीय जनता ने उनके विरुद्ध में क्या किया, कुछ आवाजें उठाई, जिनमें से पहली आवाज हम कह सकते हैं भारतीय सैनिकों के रूप में उठाई गई थी, जिसमें कई सारे शासकों ने भी भाग लिया था। वो थी 1857 की क्रांति। इससे पहले भी अंग्रेजों का संघर्ष हुआ है, लेकिन वो सिर्फ शासकों से ही लड़े हैं, जैसे कि मराठा से लड़े हैं, बंगाल से लड़े हैं। इन सभी शासकों से अंग्रेज लड़ते आए हैं, मैसूर के शासकों से लड़े हैं। लेकिन जनता का विद्रोह जो कहा जाता है, आप कह सकते हैं सेना का विद्रोह आप कह सकते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से ही होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं और अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो पहले हमें जानना होगा कि 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से थे। तो आप लिखेंगे साथी, यहां पर आपको लिखते हुए भी चलना है जिससे आप बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ सकें। आप लिखेंगे कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 यानी कि लगभग इससे 100 साल पहले से ही बनने लगी थी। ये लाइन आप लिख लेंगे कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 से ही बनने लगी थी, बनने लगी थी। यानी कि 1857 की क्रांति ऐसे अचानक नहीं हो गई कि तुरंत क्रांति कर दी गई। यह क्रांति लगभग 100 वर्षों से, यानी कि इसके जो कारण थे वो 100 वर्षों से लगभग उत्पन्न हो रहे थे धीरे धीरे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासक को मजबूत करती जा रही थी, भारतीय जनता पर, भारतीय सैनिकों पर, इन सब पर जैसे ही अत्याचार उसका बढ़ने लगा तो समस्याएं उत्पन्न होने लगी। किसानों पर उसने ज़्यादा कर लगा दिया। ये सब रीजन थे
जिससे क्या हुआ कि जनता ने विद्रोह किया 1857 की क्रांति में। तो अगर हम बात करें तो इस जो ये 1857 की क्रांति थी, इसकी जो पृष्ठभूमि, कहने का मतलब बैकग्राउंड में जो चीजें हैं, इसके जो कारण है वो 1757 से ही बनने प्रारंभ हो गए थे और धीरे धीरे करते 1857 में ये क्रांति हो जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख कारणों के बारे में कि आखिर क्या क्या कारण थे जिससे 1857 की क्रांति हुई। तो आप एक ग्राफ की तरह बनाएंगे जिससे हमें ज्यादा समझ में आए। हम ग्राफ के माध्यम से जब समझते हैं तो हमें हर चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ, यानी कि एक लाइन आपको खींच लेनी है और इससे हम सारे रीजन्स को समझते हुए चलेंगे। ओके, एक लाइन हम खींच लेते हैं, अच्छी सी प्यारी सी लाइन खींच लेते हैं, उम्मीद है ये सीधी हो, और फिर हम एक एक कर सारी समस्याओं को समझते हुए चलेंगे। ओके, तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, फिर हम बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर 1857 की क्रांति के क्या क्या रीजन थे। तो पहला रीजन हम कह सकते हैं आर्थिक कारण। आखिर 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? एक कारण क्या था भैया? आर्थिक कारण था। यानी कि कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि कुछ आर्थिक कारण थे जिनसे जनता प्रभावित हुई और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी। अगर हम बात करें आर्थिक कारण कौन कौन से थे भैया, तो आप देखेंगे आर्थिक कारण कई सारे थे। जैसे क्या था कि अंग्रेज जब यहाँ पर शासन करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करने लगी, तो वह किसानों पर टैक्स लगाती थी और 1757 के बाद से उसने किसानों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। बहुत ज़्यादा टैक्स वो लगाती थी। अगर किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ा है तब भी अंग्रेज दया नहीं करते थे भारतीय जनता के प्रति, वो टैक्स वसूलते थे। अब अकाल पड़ा है भैया, खेत में अनाज उत्पन्न नहीं हुआ है, किसान उतना अमीर होता नहीं है, तो टैक्स वो कैसे दे पाएगा? और जब टैक्स नहीं दे पाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, या तो लोन ले लेगा, किसी से रुपए मांग लेगा, जमींदार होते हैं या राजा, किसी से रुपए मांग लेगा, यानी कि दुख के कारण या अपनी जमीन बेच देगा, तभी वो टैक्स दे पाएगा, क्योंकि उसके अनाज तो उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्पादन तो हुआ नहीं है। तो इन्हीं सभी कारणों से जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है। जब भी कोई शासक बहुत ज्यादा टैक्स लेता है तो जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ और ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था 1857 की क्रांति के। कौन कौन से टैक्स आप कह सकते हैं बढ़े, या कई प्रथाएं अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई जिससे टैक्स बढ़े, और क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के वे कारण बने। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी। जैसे कि आप देखेंगे तो एक जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा क्या होती थी भैया कि अंग्रेज हर एक गांव में आप कह सकते हैं या किसी क्षेत्र में एक जमींदार नियुक्त कर देते थे, और जमींदार का क्या कार्य होता था कि वह किसानों से टैक्स वसूलेगा, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखेगा और शेष जो बड़ा वाला भाग है वो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। कहने का मतलब हम एक चीज से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और भैया ये आपके किसान हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ किसान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ना थोड़े जाएगी यहाँ पर किसानों से टैक्स लेने, उसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वह पूरे भारत पर लगभग उसका कब्जा है, तो हर एक गांव में हर एक क्षेत्र में जाकर वह टैक्स नहीं वसूल सकती। इसीलिए EIC ने क्या किया, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि एक पद बनाया जिसे हम कहते हैं जमींदार। क्या कहते हैं भैया? जमींदार कहते हैं। यानी कि जमीन का एक तरह का मालिक होता है, उस क्षेत्र का मालिक बना दिया जाता है जमींदार को। इसमें क्या हुआ कि एक क्षेत्र है मान लीजिए, उस क्षेत्र का मालिक जमींदार को बना दिया गया। अब EIC क्या है कि ये जो जमींदार है ये किसानों से टैक्स वसूलेगा, साम दाम दंड भेद, यानी कि किसी भी तरीके से जमींदार को यह होता था कि EIC कह देती थी कि मुझे इतना टैक्स चाहिए इस वाले क्षेत्र से। अब उसके बाद जमींदार चाहे खुद दे दे या किसानों से लेकर दे दे। अब जमींदार तो सब खुद दे नहीं सकता, तो वो किसानों पर अत्याचार करते थे। यानी कि जमींदार क्या करता था, किसानों से हर प्रयास करके टैक्स लेता था, और जैसे टैक्स आया तो टैक्स का कुछ परसेंट, बहुत ही छोटा भाग जमींदार रखता था और शेष भाग क्या दे देता था, EIC को दे देता था। तो भैया मान लीजिए कि किसान के यहाँ जो क्षेत्र है अकाल पड़ा है, लेकिन EIC को भैया चाहिए टैक्स, और टैक्स चाहिए तो टैक्स कलेक्ट करेगा जमींदार, और जमींदार टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर EIC को देगा। तो यही रीजन था। तो ये भी एक बड़ा रीजन बना जो जमींदारी प्रथा थी, जिससे किसान बहुत ज़्यादा असंतोष में आ गए थे। और अगर मैं बात करूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर हम बात करते हैं और कुछ
प्रथाओं के बारे में जो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, जिससे किसानों में दिक्कतें हुई। अगर हम बात करें तो जमींदारी के बाद आप देखेंगे रैयतवाड़ी। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ कारणों को पढ़ना है। अगर आपको जानना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी तो आप कमेंट करेंगे, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई। स्थायी बंदोबस्त का कानून, स्थायी बंदोबस्त भी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। महालवाड़ी व्यवस्था, जैसे भारत के कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं या प्रथाएं चलाई गई, जिससे किसानों से कर वसूला जाता था। यानी कि ये जितनी भी चीजें थीं, ये सारी चीजें क्या थीं, ये किसानों से कर वसूलने का ही कार्य करती थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें किसानों से कर वसूलने का ही कार्य करती थी। मैं इरेज कर एक बार सही से लिख देता हूं, क्योंकि तिरछा ना हो, हमें अभी और कारणों के बारे में पढ़ना है। ओके, तो 2 मिनट रुकिए, हम लिख लेते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। अगर मैं बात करूं तो महालवाड़ी व्यवस्था अच्छे से लिखते हुए चलिएगा। और अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त, तो ये सारी व्यवस्थाओं से क्या हुआ, किसान बहुत ज्यादा असंतोष हुआ। यानी कृषकों में क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हुआ। आप लिख लेंगे, कृषकों में असंतोष व्याप्त हुआ। और जब कृषकों में असंतोष व्याप्त हुआ तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने 1857 की क्रांति में प्रतिभाग किया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारण में क्या था कि कृषकों को कर ज्यादा देना पड़ता था और इसलिए जनता में क्या था, असंतोष व्याप्त था। मेरी बातों को आप सुनते हुए चलिएगा, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो और भी कुछ कारण थे। जैसे कि क्या कारण थे, तो भैया एक तो था आर्थिक कारण, एक था भैया सामाजिक कारण। क्या कारण था, तो आप लिखेंगे एक क्या था, सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे एक क्या था, सामाजिक कारण था। सामाजिक कारण। अब भैया ये सामाजिक कारण क्या था, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था। सामाजिक कारण की अगर मैं बात करूं तो आप लिखेंगे कि अंग्रेजों ने कुछ भारतीय प्रथाओं को रोक दिया था या उस पर रोक लगा दी थी या समाप्त कर दिया था एक तरीके से। तो आप कहेंगे इससे क्या हुआ कि भारतीय जनता में बहुत ज्यादा क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हो गया। कुछ अच्छी चीजें भी थी जो रोकी गई थी, इसलिए क्या था कि उसे रोकना चाहिए था, अंग्रेजों का ये अच्छा काम था, परंतु भारतीय जनता उनसे असंतुष्ट थी क्योंकि उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो कार्य था। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के जमाने में भारत में क्या होता था, बाल विवाह हो जाता था। तो भैया बाल विवाह पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने, और जब बाल विवाह पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी तो इस कारण क्या हुआ कि भारतीय लोगों की धार्मिक भावनाएं या आप कह सकते हैं जो कल्चर सिस्टम था वो इससे जुड़ा हुआ था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। हालांकि ये एक अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया और भारतीय समाज अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगा, क्योंकि उन्होंने उनकी संस्कृति पर रोक लगा दी। यानी कि उनके यहाँ कल्चर था कि बाल विवाह हो जाते हैं और अंग्रेजों ने रोक दिया, इसलिए भारतीय जनता असंतुष्ट थी अंग्रेजों से। ये एक कारण नहीं था। एक आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में। भारत में क्या होता था कि जब भी किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके शव के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, बहुत ही खराब चीज थी। किसी का पति मर जाए तो उस महिला को भी मार दिया जाता था, उसी के शव के साथ जला दिया जाता था। ये एक कुप्रथा थी, अंधविश्वास था। अंग्रेजों ने इस पर क्या किया, रोक लगा दिया। तो ये भी भैया बना एक सामाजिक कारण। क्यों बना सामाजिक कारण, क्योंकि भारतीय जनता इस काम को लेकर बहुत ज्यादा वो थी, मतलब मार देते थे। किसी का पति मर जाए तो उसकी पत्नी को भी उसी के साथ जला देते थे। ये सब कुप्रथाएं थी। अंग्रेजों ने इन्हें रोका, लेकिन क्योंकि समाज इन कल्चर्स को बहुत सालों से निभाते चला आ रहा था, इसलिए क्या हुआ कि जो होते हैं रूढ़वादी सोच के लोग होते हैं, तो उन्होंने विरोध किया। रूढ़वादी लोग अक्सर ताकतवर भी होते हैं, तो उन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का, और ये भी कारण बना कि उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और भी कई चीजें थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह शुरू किया। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की।
अब भैया जब विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की, वो तो विधवा को जीने का हक ही नहीं देते थे। जो भारतीय लोग थे, हम लोग जो थे, वो तो विधवा को जीने का अधिकार ही नहीं दे रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की, यानी कि किसी भी महिला का यदि पति मर जाता है तो वह महिला फिर से विवाह कर सकती है, विधवा पुनर्विवाह। अब ये एकदम नई चीज थी समाज में, तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध किया भारतीय समाज ने। जो रूढ़वादी सोच के लोग थे या भारतीय समाज ने बहुत ज्यादा विरोध किया, तो ये भी कारण बना। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं भैया नर बलि, बलि या नर बलि जो होती थी, पहले भैया कई लोग इतने ज्यादा रूढ़वादी होते थे कि इंसान की बलि दे देते थे। तो इस पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, रोक लगाया था। ये तो कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन क्या हुआ कि इससे जनता भड़क गई और यह सामाजिक कारण बना 1857 की क्रांति का। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। ओके, तो 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं, फिर बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। देखिए, मैं कोशिश करूंगा आज इन कारणों को बता दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा और सारी चीजें समझते रहिएगा। अब हम बात करते हैं, सामाजिक कारण तो हो गया, आर्थिक कारण हो गया। इसके बाद में बात करें तो एक कारण था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण क्या था भैया? अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण क्या था, तो प्रशासनिक कारण था, एक तरह से आप कह सकते हैं, प्रशासन में होता है राज्य, यानी कि जो शासक होगा उसके लिए प्रशासन होगा। तो प्रशासन के लिए क्या था भैया, जो शासन करता है वो उसी के लिए होता है प्रशासनिक कारण। तो अगर मैं बात करूं प्रशासनिक कारण की, तो उसमें क्या कारण था कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे, तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति से शासकों में विद्रोह हो गया था, या शासक EIC के विरुद्ध हो गए थे। शासक EIC के विरुद्ध हो गए थे, के विरुद्ध। आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति से क्या हुआ कि जो भारतीय शासक थे छोटे छोटे क्षेत्रों के, बड़े क्षेत्रों के, वो सभी EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गए थे। कभी भी मैं EIC बोलूं तो आप समझ जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन वाली, ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं। तो प्रशासनिक कारण क्या था, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति पर एक अलग वीडियो भी मैं बना सकता हूं, आप कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता दूं नॉर्मल चीजें, तो क्या था कि डलहौजी ने भारतीय शासकों के राज्य को हड़पने के लिए एक नई नीति बनाई थी। इसमें क्या था, तो इसमें एक प्रमुख भाग ये था कि जैसे किसी भी शासक के, भारतीय शासक के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसके बाद उसका सारा राज्य EIC का हो जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। अगर उस शासक ने कोई भी दत्तक पुत्र यानी कि किसी भी लड़के को गोद लिया है, वह शासक नहीं बनेगा। अगर उस शासक का खुद की संतान नहीं है तो कोई दूसरा गोद लिया हुआ पुत्र शासक नहीं बनेगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, झांसी यानी कि ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका विवाह गंगाधर राव नेवलकर जो शासक थे ग्वालियर के, उनके साथ हुआ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने इसी नीति का प्रयोग करके उनके राज्य को हड़पना चाहा था, और इसी के विरोध में झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो ये एक कारण था भैया कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति जो थी, इससे भारतीय शासक विरुद्ध हो गए। कौन कौन से शासक विरुद्ध हुए थे, तो एक तो मैंने बता ही दिया, झांसी। इसके साथ साथ आप देखेंगे अवध में आप देखेंगे जो शासक थे वाजिद अली शाह शासक थे, या आप कह सकते हैं नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो भैया जो ये अवध था, इस पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को कैद कर लिया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण इनकी पत्नी ने, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। इनके सेनापति का नाम था बख्त खां, जिन्हें अगर हम बात करें तो बख्त खां इनके सेनापति का भी नाम था। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था, साहब ए आलम बहादुर कहा था बख्त खां को। वो बेगम हजरत के
जो थे सेनापति हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ी चीज़ें। तो झांसी हो गया, अवध हो गया, इसके साथ साथ आप कहेंगे सतारा क्षेत्र जो था, यहाँ के शासक अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इलाहाबाद के शासक विरुद्ध थे। तो इन्होंने इन सभी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो झांसी हो गया, अवध हो गया, सतारा हो गया, इलाहाबाद हो गया, जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर, ये सभी क्षेत्र के जो लोग थे, जगदीशपुर के जो जमींदार हुआ करते थे वीर कुंवर सिंह जिनका नाम था, जिन्होंने अंग्रेजों को पराजित भी कर दिया था अपने शौर्य और पराक्रम से। तो ये इनकी जमींदारी जा रही थी, इसी के कारण तो क्या हुआ कि इन्होंने भी भाग लिया था। तो ऐसे कुछ शासक थे जिन्होंने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त आप सिक्किम लिख सकते हैं, और भी कई राज्य थे या क्षेत्र थे जहां के शासकों ने क्या किया था, AIC के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। इसका कारण ये था क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति बनाई थी। इस नीति के कारण ये सभी शासक क्या थे, विरुद्ध थे। तो और भैया अगर मैं बात करूं प्रशासनिक कारण में, तो एक कारण और था, ऊपर आप लिख लेंगे। आप जानते होंगे एक नाना साहब थे, नाना साहब, इन्हें अंतिम पेशवा भी कह सकते हैं आप, या अंतिम नाना साहब थे मराठा के, नाना साहब। तो नाना साहब की पेंशन रोक दी गई थी, नाना साहब की पेंशन रोक दी गई थी। नाना साहब की क्या कर दी गई थी, पेंशन रोक दी गई थी। अंतिम पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव द्वितीय, उनके पुत्र हुआ करते थे नाना साहब, और नाना साहब की क्या हुआ कि पेंशन रोक दी गई थी। इसके यहाँ तक ये कठपुतली की तरह हो गए थे, ज़्यादा इनके शासन में कोई क्षेत्र उत्तर नहीं था, इन्हें पेंशन पर रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि इस समय अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन रोक दी, और इस कारण भारतीय शासक विरुद्ध हो गए नाना साहब। नाना साहब कहाँ के थे, तो भैया ये मराठा के थे, और इनके पेंशन को क्या किया था, रोक दिया गया था। मराठा शासकों के वंशज से आते थे नाना साहब, और इनके क्या कर दिया गया कि आप कहेंगे कि नाना साहब की पेंशन को रोक दिया गया था। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये भी कारण बना, प्रशासनिक कारण, जिससे इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कहां से भाग लिया था, तो कानपुर में ये रहा करते थे, क्योंकि पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था और इनको भेज दिया गया था कानपुर, और वहां पर ये पेंशन में रहते थे। एक महल दे दिया गया था, वहीं पर रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस समय क्या किया कि इनकी महल को भी छीन लिया और इनकी पेंशन बंद कर दी। अब इससे क्या हुआ कि और भी जो शासक थे भारतीय ये सब वाले, ये भी इनके साथ में आ गए और विरोध हुआ, और इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो भैया आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, और क्या कारण थे, तो एक कारण था धार्मिक कारण। अगला लिखेंगे आप, धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं, धार्मिक कारण ये थे कि 1813 में क्या हुआ, 1813 में ईसाई मिशनरियों या आप कह सकते हैं ईसाई धर्म गुरुओं का, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। भैया ईसाई धर्म गुरुओं या मिशनरियों का जब भारत में आगमन हुआ, यानी कि AIC ने 1813 में इस मार्ग को खोल दिया। इसके पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने ईसाई मिशनरियों को भारत में नहीं बुलाया था। लेकिन 1813 में क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा कि अब हमारी सत्ता भारत में स्थापित हो गई है, तो इन्होंने अपने धर्म गुरुओं को बुलाया। अब वो यहाँ पर क्या करने के लिए, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं धार्मिक कारण बना, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोगों को रुपया दिया, धर्म की मदद की। यानी कि वो क्या कर रहे थे कि ईसाई धर्म का एकदम प्रचार प्रसार कर रहे थे। इससे भारतीय जनता बहुत ज़्यादा क्या हुई, दुखी हुई, या उनमें असंतोष आ गया अंग्रेजों के प्रति। वो भी डरने लगे अंग्रेजों से, और उन्होंने इनके विरुद्ध क्या कर दिया, विरोध कर दिया, क्योंकि ये कहते थे कि अपने धर्म को छोड़ो, ईसाई धर्म में मिल जाओ। इसके साथ साथ कहीं कहीं ये भी मिला कि ये जबरन जिसे हम कहते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाए, यानी कि जबरदस्ती ये मजबूर करते थे कि ईसाई धर्म को क्या कर दो, स्वीकार कर लो। इसलिए क्या हुआ कि 1853 में जब ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ,
तो इन्होंने ईसाई धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, दबाव बनाकर भारतीय जनता को ईसाई धर्म कबूल कराया कई लोगों को। तो इससे भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त हो गया और कहीं ना कहीं ये भी एक मेन रीजन बना 1857 की क्रांति का। तो ये भी एक छोटा सा कारण था जो 1857 की क्रांति का कारण बना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और भी कई कारण थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण। आप लिखेंगे एक था तकनीकी कारण। क्या कारण था? तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण। क्या कारण था भैया? तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण क्या हो सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल व्यवस्था शुरू की, यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत की। अब भैया जब रेलगाड़ी चलने लगी तो पहले बहुत दिन लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, लेकिन अब रेलगाड़ी से यात्रा सुगम हो गई। और जब यात्रा सुगम हो गई तो भारतीय क्रांतिकारी जो दल थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से चले जा रहे थे। अब क्या रेलगाड़ी अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए किया था? नहीं किया था। अब कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को डेवलप किया, भारत में रेलगाड़ी लाई, अंग्रेजों की ही देन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजों का रीजन क्या था कि पहले वो भारत में व्यापार करने ही तो आए थे। तो व्यापार करने के लिए क्या होता था कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान सामान का स्थानांतरण करना होता था। उसके लिए क्या बहुत समय लग जाता था और कभी कभी डकैती हो जाती थी। इन सबसे रास्ते में बहुत सारी अड़चन आती थी, वर्षा होने लगी, ये सब अड़चनें आती थी। तो उस चीज़ों से अंग्रेज बहुत ज़्यादा दुखी थे, इसलिए उन्होंने रेलगाड़ी व्यवस्था भारत में चलाई कि एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार अच्छे से हम कर सकें, यानी कि सामानों को स्थानांतरित कर सकें। इसके साथ साथ कहीं अगर युद्ध होने लगा है, गृह युद्ध होने लगा है, तो वहां पर हम अपनी सेना को जल्दी से भेज दें रेलगाड़ी की मदद से। अब रेलगाड़ी चली भैया तो भारतीयों को भी मदद की। अब अंग्रेजों ने अपने लिए चलाए थे लेकिन इसका फायदा भारतीयों ने खूब उठाया, क्योंकि जब क्रांतिकारी आंदोलन चले तो जो भारतीय क्रांतिकारी थे एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी जल्दी पहुंच जाया करते थे और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले लिया करते थे। तो एक मेन रीजन था रेलगाड़ी वाला। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आप कहेंगे भैया इसके साथ साथ एक रीजन क्या था? समाचार पत्र। समाचार पत्र या जिसे हम प्रेस कह सकते हैं, समाचार पत्र। समाचार पत्र के आने से क्या हुआ कि न्यूज़ आने लगी। अब एक जगह की न्यूज़ दूसरे जगह पहुंचने लगी। अंग्रेजों के द्वारा समाचार पत्र भी शुरू किया गया था। बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र। ओके, और अगर मैं बात करूं तो जो बंगाल गजट था ये पहला समाचार पत्र था। और पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था ये भी ध्यान रखिएगा, उद्दंत मार्तंड। ओके, ये दोनों समाचार पत्र आपको ध्यान रखने हैं। जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट वो केवल इंग्लिश भाषा में होता था। तो कभी भी परीक्षा में आपसे पूछे कि पहला समाचार पत्र कौन सा है तो आप कहेंगे बंगाल गजट, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। आप लिख लेंगे जो बंगाल गजट था उसे किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। सही है जहाँ तक, मतलब ऑगस्टस कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिएगा। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट चलाया गया था और ये इंग्लिश भाषा में हुआ करता था। तो समाचार पत्र के आने से संचार का माध्यम सुगम हुआ, यानी कि और ये भी पता चल जाता था कि इस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, या ये पता चल जाता था हम यूपी में हैं जैसे आज का न्यूज़पेपर होता है, बंगाल में क्या हो रहा है, कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, या क्रांतिकारी जो होते थे वो अपने घोषणाओं को न्यूज़ में छपा दिया करते थे। कहने का मतलब कि कोई भी संदेश देना होता था तो वो न्यूज़पेपर में छपा देते थे कि इतने बजे यहाँ पर सबको एकत्रित हो जाना है। तो ये भी मुख्य भूमिका निभाई 1857 की क्रांति में और ये तकनीकी कारण बना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो डाक, जिसे हम कहते हैं पोस्ट, डाक आप सभी जानते हैं, खत एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये भी अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो भैया चिट्ठी लिखकर आराम से बता सकते थे कि इस दिन यहाँ पर आंदोलन करना है, आप सभी एकजुट हो जाएं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सुगमता बढ़ी, अच्छे से संचार का माध्यम फैला, जिससे एक स्थान से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को संदेश आसान तरीके से पहुंचा सकता था और इससे एकता की भावना भी आई और ये भी कारण बना कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, तकनीकी कारण, और इसके अतिरिक्त एक और कारण था, वो था सैन्य कारण, या आप कह सकते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारण।
भैया 1857 की क्रांति को कई इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह भी कहा गया है, यानी कि कहा है, कई इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी, और इसलिए क्या हुआ कि सैनिक कारण भी प्रमुख माना जाता है 1857 की क्रांति का। अब सैनिक कारण क्या क्या था? तो आप कहेंगे भैया एक तो वेतन कम था, पहला कारण तो ये था कि ये पूर्व के कारण है, तात्कालिक कारण भी सैनिक कारण ही होगा, उसे हम कल पढ़ेंगे। ये पूर्व के कारण पहले हम समझ लें। तात्कालिक कारण यानी कि जो तुरंत, यानी कि जिसके बाद तुरंत 1857 की क्रांति हो गई, वो मेन रीजन क्या था उसे हम कल जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं सैनिक कारण की, तो एक तो सैनिकों का, जो भारतीय सैनिक थे उनका वेतन कम था, वेतन कम था इसलिए असंतुष्ट थे। इसके साथ साथ क्या होता था कि भारतीय सैनिकों पर कुछ दबाव बनाए गए थे या कुछ रोक लगाई गई थी। कौन कौन से रोक लगाई गई थी? कि जैसे जो मुस्लिम है, मुस्लिम दाढ़ी अक्सर रख लेते हैं, तो मुस्लिम को दाढ़ी रखने पर रोक थी, यानी कि दाढ़ी रखने पर रोक थी। पंडित को या ब्राह्मण को आप कह सकते हैं, या हिंदू को क्या था, मूछ रखने की रोक थी, हिंदू अक्सर मूछ रखते हैं या चंदन लगाते हैं, इन सारी चीज़ों का सेना में रोक था। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो पगड़ी, आप जानते हैं जो सिख भाई होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो उनको भी रोक थी कि वो पगड़ी नहीं पहन सकते। कई सारे लोग कड़ा पहनते हैं, या जिसे हम बाला भी कह देते हैं, बाला पहनते हैं, कड़ा बाला हो गया, ये दोनों अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, तो कड़ा हो गया, बाला, कई लोग कानों में बाला टाइप का पहनते हैं या हाथों में कड़ा, पैर में कड़ा पहनते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर क्या था, रोक लगी थी, और इससे उनकी धार्मिक चीज़ें क्या हुई, आहत हुई। जो धार्मिक चीज़ें थी सैनिकों की, धार्मिक सद्भावना कह सकते हैं, या उनकी संस्कृति जो है वो आहत हुई। इससे विद्रोह बढ़ा, विरोध बढ़ा। इसलिए ये भी कारण हुआ सैनिक कारण कि वेतन कम था, दाढ़ी, मूछ, चंदन, पगड़ी, कड़ा, बाला, इन सब पर रोक था। इसलिए सैनिकों ने 1857 की क्रांति में विरोध किया था। ये कारण तो पूर्व के कारण थे, तत्कालिक कारण भी सैनिक कारण ही था, उसे हम कल जानेंगे। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। क्या इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।